नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे कि फॉरेन में अगर लग जाए जॉब तो सैलरी होती है टिप टॉप। और ऐसा कहने का कुछ कारण है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि आप अगर देश के अंदर यानी भारत में कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो सैलरी में उतना इजाफा नहीं होता है लेकिन 30-40% का। लेकिन अगर आप फॉरेन चले जाएं तो ये 120% तक का होता है। ये एवरेज है, ये 500% तक जाता है। तो भाई ऐसा क्या है, फॉरेन में क्या सोने की खदान है? विदेश में नौकरी करना बहुतों को पसंद है लेकिन इतना ज्यादा पैसा। तो आज इसी पे करेंगे चर्चा और देखेंगे कि फिर कौन कौन विदेश में नौकरी कर सकता है। जो ट्रेडिशनल नौकरियां हमें विदेश की पता है क्या, उसके अलावा दूसरे लोग भी विदेश जाके नौकरी कर सकते हैं और कितनी कमाई ज्यादा होती है, फिर वहां के खर्चों के हिसाब से क्या सिर्फ एक कमाई का फिगर ऊपर है या फिर कुछ बचता भी है जो देश में वापस आता है या आप ही बचा पाते हैं। तो इन सारी बातों पर आज होगी चर्चा। इस रिपोर्ट के बारे में पहले विस्तार से बता देते हैं आपको और उसके बाद अपने मेहमानों से कराएंगे आपका तारुफ और फिर चर्चा में बढ़ेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो विदेश में नौकरी कई गुना ज्यादा कमाई, सोर्स क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। कई देशों का इसमें जिक्र है लेकिन हम बात करेंगे भारत के लिहाज से। तो कई गुना ज्यादा तनख्वाह वहां पर, विदेशी नौकरी में 120% तक ज्यादा सैलरी मिल रही है। ये 120% भी एक एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में अगर आप जाते हैं नौकरी करने तो 500% तक ज्यादा कमाई का मौका बनता है। इसके अलावा यूएई या मिडिल ईस्ट के देश जहां पर काफी सारे भारतीय जाते हैं वहां पर 300% तक ज्यादा इनकम आपकी होती है, कहती है वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट। किन लोगों की मांग है? मेडिकल और टेक में सबसे ज्यादा डिमांड है। वैसे हम जानते हैं ये दो फील्ड ऐसी हैं जहां पर काफी लोगों की डिमांड होती है। लो स्किल वालों की भी आय में विदेश में कई गुना। अब कई लोग जाते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं करते हैं, छोटे जॉब्स करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं और इन दोनों के बीच में भी एक बड़ी जमात है जो पहुंचती है और वो भी अच्छा कमाती है। दुनिया भर में करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी हैं, भारत के बाहर रहते हैं और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन भाई बड़ी बात तो ये कि 500% तक ज्यादा कमाई, ये तो वाकई थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। हम जानते हैं कि विदेश में जाते हैं डॉलर्स में कमाते हैं या वहां की मुद्रा में कमाते हैं तो भारत के कंपैरिजन में ज्यादा होती है लेकिन फिर भी ये बड़ा फिगर है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेशनवाइड के सीईओ राजीव अरोड़ा, प्रोडक्टिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा साहब और डायरेक्ट एडमिशन ग्लोबल के फाउंडर सागर श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप तीनों ने ये रिपोर्ट तो पढ़ी है। अमित जी, तो ये तय है, मतलब हम सबको पता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि विदेश में आप जाते हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा कमाते हैं लेकिन 500% ज्यादा, ये फिगर थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है। क्या ये कुछ चुनिंदा लोगों का फिगर है या ऑन एन एवरेज ये बड़े पैमाने पे होता है? 500% जो फिगर है वो बहुत ही नीश स्किल्स का फिगर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन एन एवरेज हर एक को 500% मिलता है। बट अगर आप देखें तो बाहर जाना एक तो कन्वर्जन रेशियो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। एट द सेम टाइम हर कंट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से बैंड्स बनाए हुए हैं हर रोल के लिए। तो आप कोई भी रोल जाते हैं, आप बॉटम ऑफ द पिरामिड की जॉब होगी, मिड लेवल की होगी या सीनियर लेवल की होगी, नीश स्किल होंगे या टेक स्किल होंगे, उनके बैंड्स होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये ऑर्गेनाइजेशंस जब एक कैंडिडेट को लेती हैं तो वो बैंड के हिसाब से उन्हें पे करती हैं। और इंडिया में क्योंकि टैलेंट अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट इतना है, तो ऑफ कोर्स आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो कम है और जैसे ही आप उधर जाते हैं वो उस बैंड के हिसाब से आपको पे आउट होता है। तो उसका एक फायदा लोगों को मिलता है जो भी आउट ऑफ इंडिया सर्विस के लिए जाते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल होता है वो। तो ऑफ कोर्स कई जगह पे और नीश स्किल्स होती है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो 500% इनफैक्ट कम जगह कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स हैं उसमें ज्यादा भी होते हैं। वो प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स जो होते हैं उसमें 500% से भी कई बार ज्यादा देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो की स्किल्स के लिए, वो नीश स्किल्स के लिए। ठीक है। वैसे 500% का जो हाइक है, जंप है, अमेरिका की बात हो रही है, यूएई के लिए हम बता रहे हैं 300% और डेफिनेटली टॉप ऑफ द पिरामिड होगा। लेकिन राजीव अरोड़ा साहब,
इसको कैसे समझे कि भाई जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो फिर तो आप देखें कि आप फॉरेन की तरफ ही देखना शुरू कर दें कि भाई अगर इतना ज्यादा, क्योंकि हाल फिलहाल में तो कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, लोगों को उतनी तनख्वाहें भारत में भी ऑफर हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी कमाई जो है वो ओवरसीज ज्यादा है। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। जिसने काम करना है इंडिया के अंदर, वो अपनी ग्रोथ को 1000% भी बढ़ा सकता है अपनी एबिलिटी के, अपने टैलेंट के बिहाफ के ऊपर। लेकिन और कोई भी इंसान अगर काम करना चाहता है वो अपनी कंट्री में भी कर सकता है, लेकिन एक इंसान का, कॉमन मैन का माइंडसेट होता है कि मैं विदेश में जाकर के वहीं जाकर ही काम करूंगा, और वहां जाकर के वो बहुत अच्छा काम भी करता है, बहुत अच्छी मेहनत भी करता है। अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, जैसे हम अनस्किल्ड लगा के चलते हैं या स्किल्ड लगा के चलते हैं। अनस्किल्ड के अंदर आप सोचिए कि ट्रक ड्राइवर्स हुए, कुक्स हुए, शेफ्स हुए, उनकी अगर आप मिनिमम वेज इंडिया में देखें, एक ट्रक ड्राइवर इंडिया के अंदर 15 से 20 हजार रुपए कमाता है। लेकिन अगर वही ट्रक ड्राइवर अगर हमारे कनाडा में चला जाता है, यूएस में ट्रक चलाता है, तो वो लगभग 8 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना तक भी कमाता है, $15,000 तक भी कमाता है एक ट्रक ड्राइवर। उनकी जो वेजेस जो है वो 500% नहीं बढ़ती है, उनकी वेजेस बढ़ जाती है 1000%, 10 गुना ज्यादा इनकम कर लेते हैं वो लोग। अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, हम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है इंडिया में एक एवरेज सैलरी होती है 40 से 50 हजार रुपए महीना। लेकिन वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कनाडा में अगर यूएस में काम करता है तो उसकी सैलरी होती है लगभग 5 लाख रुपए महीना। तो उनका भी 10 टाइम्स होता है, जिसको हम 1000% इंक्रीज बोल सकते हैं हम। तो रिवर्स माइग्रेशन की अगर हम बात करें, वो तो हमारा जिसने काम नहीं करना है वो कनाडा में भी काम नहीं करेगा, अगर चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, वो आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन अगर कोई माइंडसेट से गया है काम करने के, तो हर एक ऑक्यूपेशन को, अगर जैसे हम नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, मैं आई एम द ओनर ऑफ नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, जो कनाडा की बेसिकली हम मेनली इमिग्रेशन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम डील करते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने थाउजेंड्स और थाउजेंड्स लोगों को कनाडा में भेजा है। मोर देन 10,000 लोगों को मैं कनाडा पीआर वीजा पर भेज चुका हूँ इन द पास्ट। तो सभी लोगों ने एक अच्छा डिसेंट हाइक लिया है। मेरे मोर देन 80% जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे, वो उन्होंने 500 प्लस की सैलरी के ऊपर ही वहां पर जाके आज उनकी अर्निंग्स है, अगर वो कंपेयर करें अपनी इंडियन अर्निंग्स को लेकर के। माइग्रेशन का आना जाना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, किसी का ब्रेक लेना होता है, किसी के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन मेहनत करने वाले के लिए अपनी कंट्री का छोड़ना भी जरूरी नहीं है, और वो किसी भी कंट्री के अंदर जाकर के आगे बढ़ सकता है। तो वडेरा साहब, हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो जाते हैं, उनका तो वर्किंग मॉडल ही कुछ उस तरीके का है कि उनकी कंपनी उन्हें ऑफशोर भेजती है। मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी काफ़ी डिमांड है, और लो एंड वेजेस जो हमने बात की वहाँ पे भी है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा सोच सकता है कि हर टैक्सी ड्राइवर या हर शेफ या हर होटल में काम करने वाला कि चलिए मन हो गया, अब इतना पैसा है तो फॉरेन चल के ही नौकरी क्यों ना की जाए? क्या ये सब इतना आसान है? अमित जी, आप म्यूट पर हैं, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, थोड़ी आवाज में इको था, लेकिन देखते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, दे रही। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा था स्किल आपको पे करता है, तो अगर आपके पास स्किल है, यू गेट पेड इन इंडिया ऑल्सो अच्छे। और अगर मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी अगर स्किल है तो आपको पे होगा। नाउ अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हर लेवल पे अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर ब्लू कलर रोल्स देखते हैं, हेल्थ केयर देखते हैं, टेक देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, हर जगह पे रोल है, क्योंकि टैलेंट की शॉर्टेज है। मतलब आप देखिए कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, मतलब इन सब कंट्रीज में भी शॉर्टफॉल चल रही है टैलेंट की। और ये कहीं पे ब्लू कलर टैलेंट चाहिए, कहीं पे हेल्थ केयर नर्सेज चाहिए, कहीं पे टेक टैलेंट चाहिए। तो हर जगह टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास स्किल है तो आप मतलब आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। और अब आई थिंक कंट्रीज लिबरल भी हो रही हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए, वो इनवाइट कर रहे हैं टैलेंटेड लोगों के लिए, टैलेंट मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स को, और अनस्किल्ड या सपोर्ट फंक्शंस वाले रोल्स जो है, मेडिकल में नर्सेज जो है, इन सबको इनवाइट किया जाता है केयर टेकर पॉपुलेशन के लिए। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मिल सकती हैं, लेकिन सागर श्रीवास्तव, थोड़ा और इस पॉइंट को मैं आगे लेकर पहुंचता हूं कि
मान लीजिए कि 100% की पॉपुलेशन है, तो कितने लोग जाते होंगे? जैसे अभी हम देख रहे थे 18 करोड़ का कुछ प्रवासी भारतीयों का, तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये ओवर द इयर्स बिल्ट हुआ होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज कितने लोग जाते हैं हर साल जो अपने स्किल सेट को लेकर, वो किसी भी फील्ड के हों और किसी भी लेवल पे हों, जो फॉरेन में जिन्हें नौकरियां मिल जाती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सारे उपस्थित गणों को। सबसे पहले मैं समझना होगा कि ये लो स्किल्ड और हाई स्किल्ड को हम मिक्स ना करें। हाई स्किल्ड डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी है, बट लो स्किल्ड एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में आता है। हमें समझना होगा कि उनके जो उनका सोशल सेटअप है, उनके मिनिमम वेजेस जो हैं वो एक आयाम तक पहुंच चुके हैं और इसके प्राइम विटनेसी और बेनिफिशियरी रहते हैं। और मैं थोड़ा सा दखल इसमें भी दूंगा कि टैक्सी चालक को किसी सर्विस में ना देखा जाए, वो एक एंटरप्रेन्योर की श्रृंखला में है, वो डिवाइड होगा तो इमीडिएटली इंटू 2 में हो जाएगा। वो अभी पहले खुद चलाएगा, उसके बाद दूसरा चलाएगा। अगर हम इसके मानक को देखें तो अभी भी मैं कहूंगा इसका स्टैंडिफिकेशन जो है वो एजुकेशन है। एजुकेशन से जो लोग एक आपके साहब थे जिन्होंने एजुकेशन की और इमिग्रेशन की बात करी, और उसी रास्ते को मैं सबसे पुरजोर दुरुस्त रास्ता मानता हूं। लो स्किल्ड वेजेस में एम्बिग्विटी है, और अगर हम मैं अपने विद्यार्थी जीवन में चला जाऊं और परचेस पावर पैरिटी की बात करूं, जिसका आंकड़ा है 100 रुपया अगर हिंदुस्तान का, तो 350 रुपया उसके क्रम में अमेरिका का या यूरोप का, तो उसके फंसने में बहुत ज्यादा केंद्र रहेगा। आप अगर हाई स्किल्ड में जाते हैं तो आपके पास जोड़ जाड़ के खर्च करने के बाद भी जोड़ जाड़ के एक अच्छा पैसा बच जाता है। लो स्किल्ड में जाते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा सुरक्षित मापदंड पे नहीं है। अब आ जाते हैं कि कितना आंकड़ा जा रहा है। आंकड़ा तो बहुत ज्यादा जा रहा है। ये इसी बात से तय होता है कि हमारे महानगरों में जितने माइग्रेशन नहीं हो रहा, उतने हमारे विदेशों में माइग्रेशन हो जा रहा है। लेकिन शहरों और देशों में विभिन्नता साक्षात देखना जरूरी है। अमेरिका अनुमन तौर पे अभी तो लो स्किल्ड पे बुला रहा है, लेकिन अनुमतन तौर पे वो हाई स्किल्ड पे बुलाता है। ब्रेक्सिट अपने आप को खुद मना करता है, बहुत ज्यादा पलायन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता है ब्रिटानिया। बाकी जीसीसी कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, यूएई की बात करेंगे, बहरीन की बात करेंगे, कुवैत की बात करेंगे, तो हम श्रीलंकन बांग्लादेशों के साथ हम भी कंपीट हो रहे हैं। हम उनके नवनिर्माण, उनके सृजन में हमारा पूरा पुरजोर हमारा हाथ है। बट हाँ, शिक्षा पद्धति में जो पलायन हो रहा है वही आने वाले दौर में सुरक्षित है, कंज्यूमल है, रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है। राजीव अरोड़ा जी, अभी थोड़ा सा टच किया श्रीवास्तव जी ने उस पॉइंट को कि जब आप फॉरेन जा रहे हैं, वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं 500% की हाइक, कहीं 300% की हाइक, लेकिन ये सारे ऐसे देश हैं, ऐसी जगह हैं, यूएई को ले लीजिए या फॉर एग्जांपल अमेरिका भी ले लीजिए, कि वहां के फिर रहन सहन खर्चे वो भी उसी लेवल के हैं। तो जो कुल जमा आपके पास बचता है, क्या वो इतना सिग्निफिकेंट होता है, या फिर यह है कि ठीक है आपको इनकम तो हाई दिख रहे हैं लेकिन वो इस एक्सपेंसेस के हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया इसके ऊपर। तो मेरा इसके ऊपर मानना है कि देखो, इंसान का जो माइंड है ना, वो परसेंटेज के ऊपर काम करता है। हम ये समझ के चलते हैं कि हमारे जितने खर्चे यहाँ पर हैं, वहां पर भी उसी हिसाब से अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चे भी ज्यादा हैं। मैं मान सकता हूं कि हमारी वहां पर अगर इनकम ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन आप समझ के चलिए, एक वर्कर इंडिया के अंदर मिनिमम वेज है 21,000 रुपए का। अगर मिनिमम वेज इंडिया में कोई 21,000 कमाता है तो आने वाले 1 साल के अंदर वो क्या सेविंग कर पाएगा? 21,000 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए 1 साल का कमाता है, तो उसकी सेविंग क्या होगी? 15,000 रुपए उसका खर्च हो जाएगा, 5,000 रुपए सेव करेगा हर महीने। अगर सेम खाने पीने के साथ में, सेम उसकी लिविंग कॉस्ट के साथ अगर वो कनाडा में रहता है या यूएस के अंदर रहता है, तो यूएस का और कनाडा का जो मिनिमम वेज है वो हमारा है $16 पर आवर, जो कि लगभग 1,60,000 रुपया इंडिया का बनता है। 1,60,000 इंडिया के इनकम करने के बाद अगर वो 80,000 रुपए खर्च कर लेता है, 50% या 75% खर्च करता है, तो फिर भी वो 40,000 रुपए महीना सेव कर सकता है, जो कि इंडिया की उसकी इनकम से डबल है। जो इंडिया में रहते हुए वो 1 साल में सेविंग करेगा, वो सेम टू सेम सेविंग, इक्वल सेविंग वो 1 महीने में भी कर सकता है, 2 महीने में भी कर सकता है। ये डिफरेंस है इंडिया के मिनिमम वेज में और कनाडा के मिनिमम वेज के अंदर। तो एक्सपेंसेस जो है वो तो आपके खुद के हाथ में होते हैं कि आप कितना खर्च करेंगे। तो आप इंडिया में है
तब भी आप अपनी पूरी सैलरी को खर्च कर सकते हैं, आप कनाडा में हैं तब भी अपनी पूरी सैलरी को खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेव करने के ऊपर आते हैं, बेसिक जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो कनाडा में या यूएसए के जो मिनिमम वेज के ऊपर जो आप इनकम करेंगे वो आप इंडिया के कंपैरेटिवली 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं या 20 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। ठीक है वडेरा साहब, तो जो कन्वेंशनल कैटेगरी है जिनकी हमने बात की, अभी हम आपसे और बात करेंगे कि किन लोगों की डिमांड है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई टेक्निकल लोगों की डिमांड है या मेडिकल फील्ड के लोगों की डिमांड है या नीचे लेवल पे जैसा हमने कहा कि ड्राइवर्स की डिमांड है या होटल में जो काम कर रहे हैं उनकी डिमांड है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। क्या उनके लिए कोई मौके होते हैं वहां जाने के? सॉरी मैं मिस कर गया आपका लास्ट। अमित जी, मैं कह रहा हूं कि कुछ तो स्किल सेट हमें पता है जिनकी खूब डिमांड है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल वाले हो गए, मेडिकल वाले हो गए, नीचे में आपने बात कर लिया कि ड्राइवर्स हो गए या फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट वाले हो गए, लेकिन इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा तबका है। क्या उधर उस तरह के लोगों की कोई डिमांड होती है? डेफिनेटली होती है। देखो अगर आप देखें जैसे जीसीसी कंट्रीज जो है वहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और अगर आप स्टडी करें लास्ट 2 साल में इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया है, और जीसीसी कंट्रीज अब पूरा फोकस जो है वो ऑयल से रिमूव करके और बहुत सी चीज़ों में डाल रहे हैं। जैसे स्टार्टअप या टेक जो है वो यूएई, दुबई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। कई जगह पे कहा जा रहा है कि न्यू सिलिकॉन वैली बन रही है। तो बहुत ही टेक और हेल्थ केयर के सिवाय बहुत रोल्स की डिमांड बढ़ रही है। सेल्स रोल्स की डिमांड बढ़ रही है, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल मॉडलिंग जो फाइनेंस रिलेटेड है, कंप्लायंस रिस्क की डिमांड बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, आईटी ऑडिटर्स की डिमांड बढ़ रही है। तो काफ़ी जो मिडिल लेयर है उनकी भी डिमांड बढ़ रही है, जो नॉन टेक है, जो नॉन हेल्थ केयर रोल्स हैं। तो मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक अहम सवाल सागर श्रीवास्तव आपसे कि देखिए आप चाहे अमेरिका जाएं, चाहे यूएई जाएं, चाहे मिडिल ईस्ट जाएं, लेकिन जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है शायद हर लेवल पे ही वो अंग्रेजी भाषा में है। तो मिडिल लेवल, अपर लेवल या लोअर मिडिल लेवल पे भी आपको कम्युनिकेशन तो करनी ही पड़ती है। तो क्या ऐसे में इंग्लिश का महत्व थोड़ा और ज्यादा पड़ जाएगा? जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है उनके लिए एक फायदा है, एडिटिव एडवांटेज है? इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जिसने अंग्रेजी में पढ़ाई करी है उसके लिए तो मूलभूत बहुत ज़्यादा वेवर्स भी हैं। रही बात जो अंग्रेजी की मतलब प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही चुंबकीय और बहुत ही आकर्षित अंग्रेजी बोलनी है। आपकी सामान्य सूझबूझ और सहज आपका माध्यम शैली, अगर वो अंग्रेजी में उसको अगर बहुत ज़्यादा आप रचनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं भी देख रहे और हफ्ते 10 दिन की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट बिकम्स एन हिंडरेंस टू एनीवन। हम देख भी रहे हैं कि इतनी संख्या अगर जा रहे हैं तो वो लोग वहाँ के इमिग्रेशन के कानून, वहाँ के लेबर के कानून और सारी चीज़ों को साक्षर करके जा रहे हैं, और उसमें इंग्लिश का भी एक भूमिका है। और जितना ये इंग्लिश को भहुआ बनाया जा रहा है उतना इसका ये तो कोई मानक नहीं है। लेकिन हाँ, अंग्रेजी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, लेकिन उसको 7 से 8 दिन के सामान्य बोध में वो किया जा सकता है। उतने वही मैंने समझा कि उतनी कम्युनिकेशन के लिए, ये नहीं कि किसी की एकदम फर्राटेदार हो और एक्सेंट वाली अंग्रेजी हो, लेकिन जितना कम्युनिकेशन के लिए चाहिए कि क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। एडिटिव एडवांटेज है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद थोड़ी चर्चा को और बढ़ाएंगे कि अब अगर मान लीजिए सब कुछ इतना अच्छा है और इस तरह से ग्लोबल डिमांड बन रही है, तो फिर उसमें और कौन से स्किल सेट के लिए मौके बन रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि भाई मुझे भी जाना है, फॉरेन में नौकरी करनी है, मैं आईटी में तो नहीं हूं, मैं मेडिकल में भी नहीं हूं, तो क्या कोई मौका बनता है किसी के लिए? ये सारे सवालों का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ, और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का
जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ, और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पे देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आयशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आयशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी, और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना, और उस असेंबल करने के बाद उसको बेचने का काम ये उस समय पर गुड अर्थ का होता था। धीरे धीरे वो गुड अर्थ से आयशर बनी, और आयशर से होते हुए आज आयशर मोटर्स आपके सामने है। मेजरली रॉयल एनफील्ड ज़्यादातर प्रोडक्ट आप उसके देखेंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक फैक्ट ये भी है कि 1959 में इस कंपनी ने एक ट्रैक्टर डिवीज़न, जो कि जर्मन ट्रैक्टर कंपनी थी, आयशर ट्रैक्टर, उसको मर्ज करने के बाद बनाया, और उसके बाद से ट्रैक्टर कारोबार के अंदर प्रोमिनेंटली इंडिया में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर एक कंपनी के 15 अलग अलग बिजनेस होते थे, जिसके अंदर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स, कंपोनेंट्स, फुटवेयर और साथ साथ गारमेंट जैसे कुछ अनरिलेटेड बिजनेस भी थे, और जिसकी वजह से ये कंपनी काफी मासिव लॉसेस में थी। रॉयल एनफील्ड, जो इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, वो एक समय पर लॉस में था, और करीब करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस आया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 2000 में एक ऐसा भी समय आया था जब कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो रॉयल एनफील्ड डिवीजन को बंद कर देंगे, और उस समय पर सिद्धार्थ लाल साहब ने इस कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने नॉन रिलेटेड 13 प्रोडक्ट्स को बंद किया और सिर्फ 2 प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जिसमें एक था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था वॉल्वो आयशर ट्रक्स, जिनको आप देखते हैं। इन दोनों पे फोकस करा और मासिवली इस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड किया। इनफैक्ट उस समय से लेकर करीब आज तक स्टॉक ने एक जोरदार परफॉर्मेंस भी दिया, और एक मासिव टर्न अराउंड स्टोरी बनकर ये सामने भी आया था। वेलकम बैक। बात हो रही है फॉरेन में जॉब और सैलरी टिप टॉप, क्योंकि एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कई गुना ज़्यादा, कई 500% तक ज़्यादा कमाई के मौके बढ़ रहे हैं अगर आप भारत से निकलकर बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं। भारत के लिए विस्तृत रिपोर्ट है कि अमेरिका में तो 500% तक का, पर ऑन एन एवरेज 120% ज़्यादा कमाई के मौके हैं। तो खैर, फॉरेन जाके लोग नौकरियां करते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मौका बढ़ता जा रहा है, ये विस्तार हो रहा है। ये ब्रेक से पहले हमने चर्चा की। तो यहाँ पर राजीव अरोड़ा जी, अब जो लोग हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ तो कन्वेंशनल फील्ड्स हैं, हाँ, सबको पता है कि वहाँ के लोगों के लिए वहाँ पर डिमांड है और जा रहे हैं। अभी हमने अमित जी से ये पूछा भी था कि और कौन से नए फील्ड, लेकिन जो दूसरे लोग हैं इनके बीच में आ रहे हैं, वो ऐसे मौके कहाँ तलाशे, किन देशों में डिमांड बढ़ रही है और किस तरह के स्किल सेट की डिमांड आ रही है? देखिए, अगर हम स्किल सेट की बात करते हैं, हम मेनली ज़्यादा हम जो डील करते हैं, हम कनाडा इमिग्रेशन में ज़्यादा डील करते हैं। तो हमारे स्किल सेट की डिमांड, हर एक स्किल सेट की डिमांड होती है हर कंट्री के अंदर। चाहे आप दुबई की बात करें, मैं सिर्फ कनाडा स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, चाहे हम यूएसए की बात करें, हर एक स्किल लेवल की डिमांड होती ही होती है हर जगह पर। तो हर किसी को अपनी नौकरी जब ढूंढनी होती है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना एक रास्ता बनाना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है ऑनलाइन अपने रेफरेंसेस में। तो हर एक आदमी प्लेस हो सकता है हर कंट्री में। और अगर हम बात करें स्किल लेवल के बारे में, जैसे मैंने पिछले अपने टॉपिक में डिस्कशन किया था कि इंसान जो अपनी सैलरी को काउंट करता है वो परसेंटेज में देखता है, अपने खर्चों को परसेंटेज में देखता है। इंडिया के अंदर 70% इंसान का खर्चा होता है, 30% सेविंग होती है, और वैसे ही इंसान सोचता है कि हम जब कनाडा में जाएंगे तो 70% वैसे ही खर्चे होंगे, 70% और वैसे ही सेविंग होगी। लेकिन हमारा जो सेविंग का 30% जो इंडिया का होता है और 30% हमारा कनाडा का होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इंडिया का वो बात तो समझ गया चलेंगे, तो वो बात समझ में आ गई मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को जाना है यहाँ पे, तो चलिए सागर, मतलब जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो जाना चाहते हैं, तो कहां पे देखें, कहां पे खोजें? क्या लिंक्डइन पे जाएं, क्या वो जनरल वेबसाइट्स पर जाएं? कैसे उनको ये रास्ता मिलेगा कि कहां कितनी डिमांड आ रही है? ऐड ऑन करता हूं आपको, इसमें ऐड ऑन करता हूं आपको। अगर आपको जॉब सर्च करना है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग कंट्रीज को यूज में जाने के लिए। अगर आपको दुबई में जाना है तो आप दुबई में इंडिया की नौकरी.com और दुबई गल्फ पे जाएंगे तो वहां पर आपको जॉब एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपको जॉब सर्च करनी है आज एज ए अनस्किल्ड लेबर, तो आप दुबई, कतर, बहरीन के अंदर चले जाइए, अनस्किल्ड लेबर की बहुत डिमांड रहती है। अगर आप, और यहाँ पर जाना इंडियंस के लिए बहुत इजी है, लेकिन यही लोग अगर कनाडा में जाएंगे तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है कनाडा में जाना। एक कमेंट में इस पे मैं सागर से भी, क्योंकि समय मेरा खत्म होने वाला है। जी सागर।
हमारी संस्था ने इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि ये कुछ एक भेड़ चाल की तरह कभी कभार इसकी मतलब दुर्गमता हो जाती है। हमने इसके लिए एक मॉडल तैयार किया है, PBS। P का मतलब है प्राइसिंग। पहले किसी भी उपभोक्ता से प्राइसिंग के बारे में, किसी भी क्लाइंट से प्राइसिंग के बारे में नहीं बात किया जाए, ना दखल दिया जाए। B इज बंडलिंग। 1 नहीं 2 नहीं 8 से 10 के क्रम में ऑप्शंस दिए जाएं, जिससे वो सुनिश्चित कर पाए कि कौन कौन से योजनाएं, कौन कौन से डेस्टिनेशन उनके लिए है। E इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन लो मैट्रिक्स में भी, हाई मैट्रिक्स में। हम सबको ये लगता है कि हमारे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स तय करेंगे, लेकिन वो सरासर झूठ है। वो एकेडमिया के परसेंटेज में आता है, जिसका परसेंटेज होता है सिर्फ 15। इसके अलावा इंटरव्यू 30%, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 35%, 10% आपकी प्रोफाइल और 10% आपका एक्सपीरियंस। अगर हम भविष्य की बात करें तो एकेडमिया भूतकाल में आ जाता है, जिसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य और वर्तमान निरंतर बदला जा सकता है। आपने इंग्लिश की बात करी थी, इंग्लिश में भी IELTS, डुओलिंगो, PT, ऐसे तमाम, ऐसे टोफेल, ऐसे तमाम एग्जामिनेशंस हैं जो अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर सिर्फ अपना ड्यू डिलिजेंस कर ले तो उसके कामयाब होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाएंगे। अवेयरनेस की कमी होने की वजह से विदेश में जाना एक हौवे की तरह, और इसीलिए मध्य तार में इसका एक्सटॉर्शन हो जाता है। कुछ हमारे विदेशी कंपनीज भी हैं और कुछ बाहरी कंपनीज भी हैं। अभी भी मैं बार बार कहूंगा, विदेश जाने का सबसे सहज उपाय है, फॉरेन में जाने का सबसे सहज उपाय है हायर एजुकेशन। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, हायर एजुकेशन तो लेना ही है और अपने स्किल सेट को आगे बढ़ाना ही है। लेकिन चूंकि चर्चा ये निकली थी कि देश से ज्यादा विदेश में कमाई है, तो किसके लिए मौके बन रहे हैं हम जानते हैं। कुछ तो बिल्कुल परमानेंट है चीजें जहां पर लोग जाते करते, लेकिन क्या ये मौका उतना जन सामान्य के लिए बड़ा हो गया है, उतना हर कोई जाके इसे एक्सप्लोर कर सकता है? उस पर हमने बातचीत की और हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि इस समय इंडियन स्किल सेट की काफी डिमांड है फॉरेन में और उन्हें अच्छे खासे पेमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो आई होप कि आज की चर्चा कई लोगों के काम आएगी, जो अभी पढ़ रहे हैं या जो अभी नौकरियों की तलाश में है या अपने नौकरी के मध्य में भी है, उनके लिए भी इससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।